लखनऊ के रास्ते से दोनों ही अपरिचित थे, तानसी भी और सांता क्लॉस वेशधारी भी। उस समय सीडान जिस सड़क पर तैरती हुई सी बढ़ रही थी, उसके दोनों ओर किसी कॉलोनी का निर्माण कार्य शुरू था। ऐसा अंदाज़ा खड़े भवनों के ढांचों से पता लग रहा था, क्योंकि रात होने की वजह से कारीगरों का काम बंद पड़ा था। उस नवनिर्माणाधीन कॉलोनी पर नज़र पड़ते ही तानसी के जहन में एक जो ख्याल रोशन हुआ, उसकी बाबत अपने साथी को निर्देश जारी करने से पहले उसने खिड़की से सिर निकालते हुए पीछे की तरफ देखा। तसल्ली होने पर कि कोई वाहन उनके पीछे नहीं लगा हुआ था, तो वो ड्राइविंग सीट पर डटे, विंडस्क्रीन के पार नज़रें गड़ाए अपने साथी से मुखातिब हुआ। दोस्त, अब कार को दाईं ओर ले चलो, जिधर मकानों के ढांचे खड़े दिखाई दे रहे हैं। सवाल करने की जगह आज्ञा पालन पर ही दिलचस्पी दिखाई उस शख्स ने। कुछ आगे बढ़ने पर दाईं ओर को मुड़ता जो पहला मोड़ उसे नज़र आया, उसी पर सीडान का स्टीयरिंग काटा उसने। उस नवनिर्माणाधीन कॉलोनी में बिजली की अभी व्यवस्था नहीं हुई थी। हाँ, कई मकानों के ढांचों में लालटेनें या दियों का प्रकाश ज़रूर नज़र आ रहा था, तथा साथ ही उन मकानों के सामने कुछ लोगों की मौजूदगी ज़रूर दिख रही थी। वो उधर उस तरफ ड्राइविंग सीट पर जमे शख्स का ध्यान एक तरफ एकांत में अधबने इकलौते मकान की तरफ आकर्षित कराते हुए तानसी ने कहा, उस मकान की तरफ कार ले चलो, वो जिधर मकान के बरामदे में लैंप की रोशनी हो रही है। लेकिन उधर क्यों? झिझकते हुए सवाल कर बैठा वो। सवाल बाद में। तानसी का लहजा बर्फ़ की मानंद ठंडा था। पहले जो कह रहा हूँ करो। फोटो को खींचते हुए उस शख्स ने कार का रुख उधर किया जिधर तानसी ने कहा था। पल भर बाद सीडान एक झटके से अपेक्षाकृत एकांत में बने उस मकान के सामने रुकी। मकान के बरामदे में मौजूद लोगों की निगाहें उस कार पर स्थिर होकर रह गईं, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में से किसी ने भी अपने स्थान से हिलने तक की ज़रूरत नहीं समझी थी। हाँ, उनकी आंखों में हल्का हल्का आश्चर्य तैरता नजर आ रहा था। अपनी साइड का दरवाज़ा खोलते हुए तानसी ने कहा, तुम भी आ जाओ दोस्त, रात हमने यहीं बितानी है। बिना मुंह से एक शब्द बोले वो रहस्यमयी शख्स भी कार से नीचे उतर आया। आगे आगे तानसी, पीछे वो, दोनों चलते हुए उस आधे अधूरे बने मकान के बरामदे तक पहुँचे। बरामदे में एक मजदूर परिवार था। मजदूर तकरीबन 40 वर्ष का, बांस जैसा लंबा किंतु मरियल सा शख्स था। उसके पास जलते चूल्हे के सामने बैठी 30 की उम्र की औरत की सेहत ठीक ठाक थी। मजबूत जिस्म, रंगत गेहूं जैसी, चेहरा मजदूरों जैसा ही साधारण। उन दोनों के साथ 5 बच्चे भी नज़र आ रहे थे वहाँ। एक लड़की जो उन बच्चों में सबसे बड़ी नज़र आ रही थी, उम्र 14 वर्ष, रंग गेहुआ, शरीर भरा भरा, आंखें मस्त। हिरणी सी जवानी की दहलीज में खड़ी घाघरा चोली पहने लड़की के अंग अंग से जवानी की चमकीली किरणें फूटती प्रतीत हो रही थी, खासकर उसके उन्नत वक्ष। गजब का आकर्षण था गिरिवर की चोटियों की मानिंद गर्व से सिर उठाए खड़ी वक्ष की नोकों में। उसके खिलते कमल को देखकर तानसी के मुंह में घड़ों पानी भर आया था, जबकि सांता क्लॉज बने शख्स के मुंह से तो लार तक बह निकली थी। उसकी सफ़ेद किनारे वाली लाल पोशाक का अग्रभाग एक हद तक उस लार से भीगा नजर आ रहा था। बमुश्किल तानसी ने अपनी नज़रें उस जीती जागती क़यामत से हटाई। मजदूर की ओर देखता हुआ अपेक्षाकृत नम्र स्वर में बोला, ए भाई, इधर आ। मजदूर तनिक हिचकिचाता हुआ सा उठा और उनकी ओर बढ़ा। रोटियां सेकती औरत की निगाहें उन दोनों पर आ जमी। बाकी छोटे बच्चे अपने आप में मस्त थे, लेकिन खिलने को बेताब नजर आ रही कली भी उत्सुक निगाहों से उधर ही देख रही थी। जी साहब जी। उनके निकट पहुंचते हुए मजदूर ने सवालिया निगाहों से उनकी ओर देखा। देख भाई, तानसी ने चोर नज़रों से लड़की की ओर देखने के बाद कहा, इस कॉलोनी में 25 मकान हमने खरीदने हैं। जगह और मकान देखने हम रायबरेली से यहाँ आए हैं। रास्ते में गाड़ी ने धोखा ना दिया होता तो दिन में पहुँच जाते। रात में पहुँचे हैं। रात यही काटनी है हमें। लेकिन साहब, यहाँ तो आप जैसे लोगों के लिए रात काटने को कुछ भी नहीं है, ना खाट ना बिस्तर। फिर तुम मज़दूर लोग भी तो यहाँ रहते हो, कैसे काटते हो रात? हमें तो आदत पड़ी है साहब, जहाँ तहाँ ज़मीन पर लेट जाने पर नींद आ जाती है हमें। लेकिन आप, मजबूरी है भाई, हम भी किसी तरह रात गुजार ही लेंगे। बस तुम हमारी थोड़ी मदद करो तो हमें यहाँ ज़मीन पर अच्छी नींद आ जाएगी। हमसे क्या चाहते हैं आप? मज़दूर के चेहरे पर सोचने के भाव नज़र आने लगे थे। ये बताने से पहले तुम हमें ये बताओ कि यहाँ से बस्ती कितनी दूर है? थोड़ी ही दूर पर है। अब बताओ, 500 रुपये कमाना चाहते हो? 500 रुपये? मुँह में लार तथा आंखों में चमक उभरी थी मज़दूर के। वो हकलाता हुआ बोला, बदले में मुझे क्या करना होगा? बस्ती से हमारे लिए खाने पीने का कुछ सामान लाना होगा। इस छोटे से काम के? सुनकर मजदूर को विश्वास नहीं हुआ था, तभी तो सवाल कर बैठा वो।
आप मुझे 500 रुपये का इनाम देंगे? बिल्कुल। जेब से 1000 का नोट निकालकर मजदूर के सामने करता हुआ तानसी बोला, ये 1000 का नोट पहले पकड़ो। बस्ती से एक शराब की बोतल और कुछ खाने का सामान लाना है। इसमें 500 से ज़्यादा ही बचेंगे, सब तुम रख लेना। लपकने वाले अंदाज में मजदूर ने 1000 का नोट अपने काबू में किया। पीछे बरामदे में बैठी लड़की की तरफ पलटते हुए बोला, ए रे चमेलिया, अपना कागज़ कलम लेकर आ। लड़की अपनी जगह से उठी और हिरनी की तरह कुलांचे भरती हुई अंदर की तरफ भागी। तानसी और उस रहस्यमय की वासना भरी नज़रें उस लड़की का अंत तक पीछा करती रहीं। तब तक उसी बेपल्ले वाले चौखट पर टिकी रहीं जब तक कि वो उछलती हुई सी चौखट पर नमूदार ना हुई। उसके नज़र आने पर इस बार उन दोनों की नज़रें आंखों में चुभती उसकी भाले के समान तनी नोकों पर थीं। लो बापू। पास आकर उसने एक कॉपी और पेन अपने बाप को पकड़ाया तो दोनों के ही दिल जिस्मों में रबड़ की गेंद की तरह टिपुक खाने लगे। जिन्हें कुछ देर पहले अपनी जान बचाने की फिक्र थी, अब उनके दिमागों पर वासना का भूत सवार हुआ पड़ा था। लो बापू। मजदूर ने कॉपी पेन तानसी की तरफ बढ़ाया। शराब का नाम तथा वो सामान जो मैंने बाजार से लाना है कागज़ पर लिख दो। मेरी पत्नी आप लोगों के बैठने के लिए ऊपर छत में सफाई कर देगी। लड़की बोरी वगैरह बिछा देगी। आप लोग छत पर खुली हवा में बैठना, मैं सामान लेकर आता हूँ। मज़दूर बेहद खुश था। तानसी सामान की लिस्ट बनाने लगा। मज़दूर अपनी पत्नी की तरफ मुखातिब हुआ, पार्वती, चमेली को छत पर भेजकर झाड़ू लगवा, साथ ही साहब लोगों के बैठने के लिए टाट बिछवा देना। मैं बंगला बाजार तक जा रहा हूँ, जल्दी ही लौटूंगा। ठीक है चमेली के बापू। औरत चूल्हे में रोटी सेकती हुई कह उठी, तुम जाओ, पीछे हम सब देख लेब। उसके बाद तानसी ने उस मज़दूर को लिस्ट सौंपी तो वो अंधेरे में एक और बढ़ चला। जा चमेली, पीछे मज़दूर की औरत ने लड़की की तरफ देखते हुए कहा, जाकर छत झाड़ और टाट बिछा देना, मेहमान ऊपर बैठेंगे। ठीक है अम्मा। लड़की ने झाड़ू उठाया और बरामदे के एक और बनी बिना प्लास्टर की सीढ़ियों की ओर बढ़ी। आओ दोस्त, तानसी ने अपने साथी की तरफ देखते हुए कहा, चलो हम लोग भी ऊपर चलते हैं। साथी ने हुंकार भरी। लड़की के पीछे पीछे दोनों भी सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचे। छत पर पहुंचते ही लड़की ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। छत पर चांद तारों का हल्का प्रकाश था। तानसी और उसके साथ वाला शख्स दोनों ही प्यासी निगाहों से उस कच्ची उम्र की लड़की को देखते रहे। कुछ देर तक नयन सुख प्राप्त करते रहने के बाद तानसी ने अपने साथ खड़े शख्स को कोहनी से टोकते हुए होले स्वर में कहा, गजब की लौंडिया है, रात बढ़िया कटेगी। हाँ, मुझे तो अभी सब्र ही नहीं हो रहा है। लगता है इसे अभी मुर्गी की तरह दबोच। अभी नहीं। तानसी की निगाहें झुककर झाड़ू लगा रही लड़की के उन्नत वक्ष से हट ही नहीं रही थी। मुंह में भर आए थूक को सटकते हुए कहा, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ी रात होने दो। शराब और कबाब के बाद शबाब का मज़ा ही कुछ और होता है। आओ उधर बैठते हैं। कहने के साथ ही तानसी एक और बढ़ा। दूसरा शख्स खामोशी से उसके पीछे हो लिया। दोनों उसी छत पर ईंटों से चुनी 3 फुट ऊंची चार दीवारी पर आ बैठे। जब तक चमेली छत पर झाड़ू लगाने के बाद फटा पुराना टाट बिछाकर वहां से चली नहीं गई, दोनों उसी की तरफ ललचाई नज़रों से देखते रहे। तत्पश्चात तानसी ने अपने बगल में बैठे शख्स की ओर देखा, कहा, अब तुम शुरू हो जाओ भाई, किस चक्कर में हो तुम? मैं? तानसी का प्रश्न अप्रत्याशित था, इसीलिए तनिक हड़बड़ा सा उठा था वो शख्स। मैं भला किस चक्कर में हूँ? मैं तो किसी चक्कर में नहीं हूँ। बको मत। चीनी शैतान एक बार फिर से शैतान नजर आने लगा था। टाट पर हाथ फेरते हुए गुर्राया था वो। खिड़की से बाहर मैं काफ़ी देर से खड़ा था। तुम उन किराए के कातिलों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। मैं जानना चाहता हूँ उन्हें क्यों और कहाँ ले जाना चाहते थे। वो मेरा निजी मामला, हरामजादे। उसकी बात पूरी होने से पहले तानसी दांत पीसते हुए गुर्राया, इतनी देर से तू मेरे साथ है, पहचान तो चुका ही होगा मुझे। नहीं पहचाना तो पहले मेरा परिचय जान ले। मैं पहचान चुका हूँ तुम्हें। उस रहस्यमय शख्स की धड़कनों ने फ्रंटियर मेल की रफ्तार पकड़ ली थी। तुम तानसी हो? ठीक पहचाना तूने। मैं तानसी हुई हूँ, जल्लाद, और दुनिया का सबसे ख़तरनाक इंसान हूँ मैं। पुलिस से बचा कर लाया हूँ मैं तुम्हें। पल भर के भीतर सच्ची बात नहीं उगली तो तेरा वो हश्र करूँगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। तानसी की धमकी सुनकर उस रहस्यमय शख्स के जिस्म के समस्त मसानों ने एक साथ ही पसीना उगलना शुरू कर दिया था। क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? दहशत नाच रही थी उसके चेहरे पर। ठीक है, तू पहले वजह जान ले कि मैं तेरे बारे में क्यों जानना चाहता हूँ। अपनी माइका जैसी खोपड़ी पर हाथ फेरते हुए उसने अपनी सर्प की मानिंद छोटी किंतु गोल आंखें उस रहस्यमयी शख्स के चेहरे पर टिका दी थी। होटल में तेरी बात सुनकर लगा कि तू किसी गहरे चक्कर में है। जो काम तू उन 4 गुंडों से लेना चाहता था वो काम मैं अकेला कर सकता हूँ। हिंदुस्तान की पुलिस अभी कुछ दिन कुत्तों की तरह मेरी सूंघ में रहेगी। मुझे बचने के लिए सुरक्षित स्थान चाहिए। मैं तेरे साथ चलूँगा, तू मुझे पनाह देगा।
मैं तेरा काम करूँगा, इसलिए होटल से मैं तुझे बचा कर लाया हूँ। हालांकि होटल में पुलिस मेरी तलाश में थी, लेकिन जिस तरह अपने कमरे में तू इस जोकरों जैसे बहरूप में था और साथ में उस रूम में तेरे साथ शहर के 4 खतरनाक हत्यारे थे, पुलिस तुझे सालों के लिए रगड़ देती। गलत कह रहा हूँ मैं? तुम ठीक कह रहे हो। उस समय पकड़ा जाता तो मेरे सूटकेस में मुझे फंसाने के लिए और भी मसाला था। तुमने बचाया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। सिर्फ जुबानी? दिल से? नीली छतरी वाले की कसम। तो बता कि उन गुंडों से क्या काम लेना चाहता था तू? है कौन तू? ठीक है, अपने बारे में। बाबू साहब, अभी छत पर कदम रखता हुआ मजदूर दूर से ही बोल पड़ा था। आपकी लिस्ट का सारा सामान ले आया हूं मैं। दोनों ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। निकट पहुंचकर वो मजदूर अपनी 4 उंगलियों में फंसा रखी पन्नियां निकाल निकाल कर उनके सामने रखने लगा। पानी और गिलास भी ऊपर भिजवा देना। पॉलीथीन से सिगरेट की डिब्बी व माचिस निकालते हुए सांता क्लॉज बने शख्स ने मजदूर की ओर देखते हुए कहा, अभी भेजता हूँ साहब। सारा सामान छत पर रखने के बाद वो सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। पीछे दोनों ने अपने अपने लिए सिगरेटें सुलगा ली। हाँ तो अब? सिगरेट का पहला कश लेने के बाद उसका धुआं मुंह ऊपर उठाकर छोड़ते हुए तानसी ने कहा, पहले तुम अपनी बात पूरी करो। फिर सिगरेट के कशों के मध्य सांता क्लॉज बना शख्स अपने बारे में बताने लगा। साथ ही वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है, इस बारे में भी बताने लगा। और उसकी बात सुनते हुए तानसी सिगरेट पीना भूल चुका था। वंडरफुल। उसकी बात समाप्त होते ही आंखों में गहरी चमक लिए तानसी बरबस ही कह उठा, तुम्हारी जानकारी चमत्कृत कर देने वाली है। मेरे लिए तुम्हारा मिलना एक सुखद संयोग है। इस समय मुझे तुम्हारे जैसे शख्स की ही सहायता चाहिए थी। जो काम तुम उन 4 मवालियों से लेना चाहते थे, उसके लिए वे फिट नहीं थे। मैं फिट हूँ। तुम्हारे काम से मेरा मतलब भी हल होना है। कुछ ऐसे समझो कि इस समय हम दोनों एक दूसरे की ही जरूरत है। मेरी और तुम्हारी पीठ में एक विशेष तरह की खुजली उठी समझो। तुम्हारी पीठ की खुजली सिर्फ मेरे खुजाए ही मिटेगी, तुम्हारे खुजाए मेरे पीठ की। वो तो ठीक है तानसी। तब पहली बार थोड़ा सहज लगा सांता क्लॉज बना शख्स दबे लहजे में बोला, लेकिन इस समय यहाँ पीठ में नहीं, कहीं और खुजली हो रही है। कहाँ? सामने देखो और समझो। तानसी की निगाहें उठी। सामने फड़फड़ाता यौवन बचपन की सभी सीमाओं को लांघने को आतुर नजर आ रहा था। हाथ में एक पुराना पीतल का लोटा व 2 पीतल के गिलास लिए चमेली उनके निकट पहुंची। ये रहा गिलास और पानी। फर्श पर दोनों चीजें रखी चमेली बोली, और किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा देना। कहने के साथ ही वो पलटी। तभी लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया उस बहरूपिये ने। 1 मिनट चमेली, वासना में फूंकते हुए लहजे में कहा उसने, तुम भी कुछ खा लो। नहीं बाबूजी। वो हाथ छुड़ाने के लिए मचलती हुई तनिक दबे लहजे में बोली, मुझे जाने दो। यहाँ मैंने कुछ खाया तो अम्मा डांटेंगी। अम्मा को नहीं पता लगेगा तुम्हारी। वो उसे अपनी गोद में घसीटा हुआ थरथराते लहजे में बोला, ये अंगूर ही खा लो थोड़े। प्रत्युत्तर में चौंका देने वाली बात कही उस खिलती कली ने। अभी नहीं। छिटक कर उसकी गोद से परे होने के बाद अर्थपूर्ण लहजे में कहा उसने, बाद में। बाद में कब? पूछते हुए सांता क्लॉज बने शख्स के गले की घंटी जोर से उछली। जब अम्मा और बापू सो जाएंगे। कहने के साथ ही वो बदमस्त हिरने के समान कुलांचे भरती हुई सीढ़ियों की तरफ भागी। पीछे तानसी और उस शख्स को काटा तो खून नहीं। किंग कर्तव्य विमूढ़ से वे दोनों उधर देखते रहे जिधर सीढ़ियां थीं। पलक झपकते ही वो उनकी नजरों से ओझल थी। अगले कुछ पलों तक उस छत में निस्तब्धता छाई रही। दोनों ही के दिल जिस्मों के अंदर धाड़ धाड़ करके बज रहे थे। लड़की चालू लगती है, क्यों मिस्टर एक्स? अपने साथी को नया नाम दे डाला तानसी ने। मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ तानसी, लड़की का अंदाज तो यही बता रहा है। वैसे अच्छा है, राजी से मान रही है तो हमारे हाथ उसके माँ बाप का खून नहीं होगा। कम उम्र है, खेल का मजा उसकी रजा में ही आएगा। तुम ठीक कह रहे हो। हम उसके माँ बाप के सोने का इंतजार करेंगे। तुम बोतल खोलकर पैक बनाओ, मैं नीचे जाकर मजदूर को देता हूँ। एक आध पैक उसे भी पिला देंगे। मजदूर है, पीता तो होगा ही। बोतल की सील तोड़ते हुए मिस्टर एक्स ने कहा, बुला लाओ ऊपर। पूछेंगे बीवी पीती होगी तो उसे भी थोड़ी पिला दी जाएगी। देखता हूँ। उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया तानसी। पीछे मिस्टर एक्स पीतल के गिलासों में शराब डालने लगा। जल्दी तानसी वापस लौटा। गुड न्यूज है मिस्टर एक्स। फर्श पर बिछे टाट पर बैठते हुए उसने अपनी आदत अनुसार खोपड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, नीचे मजदूर और उसकी बीवी दोनों ही देसी दारू की बोतल खोले बैठे हैं। इसी बात पर चीयर्स बोलो तानसी। पीतल का एक गिलास तानसी की ओर बढ़ाया मिस्टर एक्स ने। हमारे लिए वाकई में गुड न्यूज है। अब वो अल्हड़ नवयोना जल्दी ही हमारी बाहों में होगी। तुम ठीक कहते हो। तत्पश्चात दोनों ने पीतल के गिलास लड़ाते हुए चीयर्स बोला। अगले 1 घंटे में शराब पीते सिगरेट फूकते हुए उन्होंने सैकड़ों बार अपनी अपनी रिस्ट वॉचों पर टाइम देखा। अंत में जब जब मिस्टर एक्स से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठ खड़ा हुआ। मैं नीचे का चक्कर लगा कर आता हूँ। तानसी ने सहमति में सिर हिलाया।
मिस्टर एक्स ने अभी सीढ़ियों की तरफ अपना पहला कदम भी बढ़ाया था कि तभी उसकी आंखों ने वो सुखद नजारा देखा जिसकी टो में वो नीचे जा रहा था। वो दबे पांव ऊपर आती दिखी। वो अल्पक उसकी ओर देखता रहा, तब तक जब तक कि वो चोरों के से अंदाज में दबे पांव उनके करीब पहुंचकर फुसफुसाने वाले अंदाज में सवाल न कर बैठी। हाँ बाबू, अब बोलो, क्या खिला रहे थे मुझे? अपनी मजबूत बाहों में दबोचा पहले उसे। उसके बाद उसके गालों में अपने राक्षसी दांत गड़ाते हुए वो भी फुसफुसाया। तेरा बाप और अम्मा सो गए? हाँ, पूरी बोतल डकार कर सोए हैं दोनों, सुबह से पहले नहीं उठने के। वो अंगूर कहाँ? उई माँ, इतनी जोर से ना काटो, गाल फट जाएगा। उसकी इस सजा पर निहाल हो गया मिस्टर एक्स। दांत गालों से हटे, होंठ से होंठ जा मिले, साथ ही उसका हाथ चमेली की चोली में जा उलझा। अंदर ही अंदर टटोल कर उसने पत्थर से सख्त उभार को बहुत ही एहतियात से सहलाना शुरू कर दिया। और ऐसे में तानसी कहाँ पीछे रहने वाला था। चमेली के घाघरे को ऊपर और ऊपर सरकाता चला गया वो। अंत में उसने घाघरे के नीचे नजर आ रहा वस्त्र नीचे सरकाया और अपने प्यासे होंठ उस दहाने पर टिका दिए जिसमें से एक मीठी मीठी सुगंध सी फूटती महसूस हो रही थी। फिर अगले 2 घंटे में उस 14 वर्षीय लड़की ने उन दोनों को वो खेल वो करतब दिखाया कि दोनों ही वाह वाह कर उठे। खुश होकर तानिसी ने उसे 1000 के नोट से सलामी दी। नोट को चोली के अंदर ठूसने के बाद वो सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। पीछे दोनों ने फर्श पर बिछे टाट पर पनाह पाई। उनका खाना जस का तस पॉलीथीन में पड़ा रहा। अगला दृश्य। कालबेल की कर्कश आवाज ने रीमा को सोते से जगाया। बुरा सा मुंह बनाते हुए उसने वॉल क्लॉक पर नजर डाली। सुबह के 10 बज रहे थे। वो बेड से नीचे उतरी, एक टांग पर उछलते हुए दरवाजे के निकट पहुंची। मैजिक आई से बाहर झांका तो दरवाजे के पार अजय का चेहरा नजर आया। दरवाजे का बोल्ट नीचे गिराने के बाद दरवाजा खोलते हुए वो बोली, आओ अजय, अंदर आ जाओ। उसके दरवाजे के सामने से हटने पर अजय ने अंदर कदम रखे। पीछे दरवाजा बंद करने के बाद पलटते हुए उसने अजय की ओर देखा। अजय ने अपनी बगल में अखबार दबाया हुआ था। पल भर भी तो नहीं लगा उसे ये भांपने में कि उस समय अजय की आमद कोई तगड़ा मकसद रखती थी। अजय, तुम किचन में जाकर पहले 2 कप कॉफी तैयार करके लाओ, तब तक मैं बाथरूम होकर आती हूँ। कॉफी पीते हुए तुम्हारी बात सुनूंगी। वैसे मेरा अंदाजा है कि ये अखबार जो तुमने बगल में दबा रखा है इसमें कोई खास ही न्यूज है, कदाचित तानसी से संबंधित है। मैं सही कह रही हूं ना? आपका सोचना बिल्कुल सही है मैडम। रीमा के सटीक अंदाजे पर अजय को तनिक भी हैरानी नहीं हुई। वो भली भांति जानता था आईएससी की नंबर 1 एजेंट वास्तव में चीज क्या थी। वो सपाट लहजे में बोला, कॉफी के साथ नाश्ते में भी कुछ तैयार कर लाऊं, जैसे ब्रेड में मक्खन या अंडा वगैरह? जुग जुग जिए तुम्हारे होने वाले बच्चे। चहक उठी रीमा। अंडे हैं किचन में, ऑमलेट बना कर लाओगे तो बच्चों की खुशहाली की दुआएं झोली भर के साथ ले जाओगे। मुस्कुराता हुआ अजय किचन की ओर बढ़ गया। रीमा ने एक टांग पर उछलते हुए बाथरूम का रुख किया। फिर इधर रीमा की बाथरूम से वापसी हुई, उधर हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए अजय ने उसके बेडरूम में कदम रखा। नाश्ते के दौरान दोनों ही खामोश रहे। नाश्ते के बाद अजय ने वो स्टूल परे सरका दिया जिस पर नाश्ते की ट्रे रखी थी। हाँ तो प्यारे अजय, पैर ऊपर बेड पर खींचने के बाद तकिए से सिर टिकाए हुए रीमा ने अजय की ओर देखते हुए कहा, लाओ ये अखबार और बताओ, इस अखबार में वो कौन सी खबर है जिसे तुम मुझे पढ़ाना चाहते हो? देश के हर अखबार का फ्रंट पेज पूरा का पूरा एक ही खबर से रंगा हुआ है मैडम। अखबार उसकी तरफ बढ़ाते हुए अजय ने कहा, और खबर तानिसी से ही संबंधित है। रीमा ने अखबार खोला। अखबार की हेडिंग कुछ इस प्रकार थी, काफिर तानिसी लखनऊ में, बीती रात उसका इस देश में तीसरा क्रूरतम कारनामा, उसके कहर का शिकार बने सैकड़ों पुलिसकर्मी तथा पीएसी के जवान। नीचे अखबार के निजी संवाददाता के हवाले से संक्षिप्त खबर थी। खबर में होटल आधारशिला के अटेंडेंट का विस्तृत बयान उसके एक एक लफ्जों में उकेरा गया था। साइड में उसकी फोटो भी थी जिसमें उसकी आंखों से बहता खून तक दिखाया गया था। फ्रंट पेज के अतिरिक्त दूसरे पृष्ठ पर भी तानसी से संबंधित ही खबरें थी। बड़ी तल्लीनता से चटकी अपने मतलब की सारी खबरें। तानसी के अलावा और किसी की खबर की तरफ ध्यान तक नहीं दिया रीमा ने। इसका मतलब वो चीनी शैतान बीती रात लखनऊ में था। अखबार को एक और बेड पर उछालती हुई वो दांत पीसते हुए बड़बड़ाई, अजय, यस मैडम, मेरे साथ चलो। एक पैर पर वो बेड से नीचे कूदी। कहाँ? हड़बड़ाकर रीमा का चेहरा देखने लगा अजय। फिलहाल डॉक्टर के पास चल रहे हैं हम। मुझे ये अपना प्लास्टर कटाना है। लेकिन मैडम, प्लास्टर तो कल के बाद कटना है आपका। मुझे आज, वो अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, और अभी ही प्लास्टर कटवाना होगा अजय। क्या ये उचित होगा? एक आध दिन में कोई फर्क नहीं पड़ना। बहुत इंतजार के बाद मुझे उस सुअर के बच्चे के बारे में कोई सुराग मिला है। मैं तुरंत ही लखनऊ पहुंचना चाहती हूँ। आगे खामोश ही रहा अजय। वो जानता था कि अपनी सीनियर से कुछ कहना सुनना व्यर्थ था। दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो करती अपने मन की थी।
और उसके मन में देश प्रेम का जो जज्बा था, उसके मद्देनजर उसे अपने सुख दुख की तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं थी। अजय समझ रहा था कि तानसे की खबर ने उसे उद्वेलित कर दिया था। समय से पहले प्लास्टर कटवा देने से उसे लाख नुकसान सही, वो रुकने वाली नहीं थी। अजय उसे लेकर हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर के मेहरा के अस्पताल पहुंचा। वो वक्त के मेहरा का मरीजों का देखने का था। एक दिन पहले से नंबर लिखाए मरीजों की लंबी लाइन थी। अजय के कंधे का सहारा लेकर वो एक पैर पर उछलते हुए उस रूम में पहुंची जहां डॉक्टर मरीजों को देखता था। बगल में बैठे मरीज का एक्सरे चेक कर रहा था वो। रीमा पर नजर पड़ी तो वो कह उठा, अरे मैडम आप, क्या बात है, आपको तो परसों आना था। डॉक्टर उससे अच्छी तरह परिचित था। डॉक्टर, वो सपाट लहजे में बोली, हाथ में पकड़ा एक्सरे एक तरफ रखो, 1 मिनट में मेरा प्लास्टर काटना शुरू करो। लेकिन मैडम, हक बकाकर डॉक्टर उसका चेहरा देखने लगा। कभी वो उससे ऐसे पेश नहीं आई थी। ये ठीक नहीं, प्लीज डॉक्टर। लहजा पत्थर के समान था, किंतु प्लीज लगाकर उसने थोड़ी शिष्टाचारिता बनाए रखी। मेरे पास समय नहीं है, काटने की आ रही है तो ठीक, वरना 1 मिनट में मंगवाओ। विचलित अंदाज में रीमा की तरफ देखते हुए उसने घंटी बजाकर बाहर नंबर पुकार कर अंदर मरीजों की ड्यूटी पर लगे चपरासी को बुलाया। उसे आरी लाने का आदेश दिया। तत्पश्चात वो रीमा से मुखातिब हुआ, मैं समझ रहा हूं कोई बहुत ही इमरजेंसी आन पड़ी है आपको। आपकी जिद पर प्लास्टर तो काटे देता हूं, लेकिन बाद में आप मुझसे शिकायत नहीं कर सकेंगी। बच्चों जैसी बातें मत करो डॉक्टर। अत्यंत ही खुरदुरा लहजा था उसका। इस समय मैं नशे में नहीं जो बाद में शिकायत लेकर आपके पास आऊंगी। वेरी वेल सेड। आप नशे में नहीं हैं, अपना अच्छा बुरा सोच समझ रही हैं आप। नो प्रॉब्लम। वैसे तो अपने मरीजों पर पूरी कमांड रखता हूं, लेकिन आपकी हकीकत जानता हूं मैं। उसकी लंबी होती वार्ता में विघ्न डाला उसके चपरासी ने। सर, ये आरी। बगल में स्टूल पर बैठे मरीज को पीछे वाली बेंच पर बैठने को कहा। उसके हटने पर रीमा का पैर स्टूल पर रखवाने के बाद आरी चलानी शुरू की उसने। प्लास्टर कटने पर रीमा ने पाया कि पैर में सूजन है। डॉक्टर, ये सूजन, एक ट्यूब लिख कर देता हूं, मेडिकल स्टोर से ले लेना, वो स्लिप पर पेन चलाते हुए बोला। साथ में कैल्शियम की गोली भी। दिन में 3 बार कैल्शियम की टेबलेट खाना और ट्यूब गम से पैर पर मालिश करना। घंटे भर में सूजन खत्म हो जाएगी। साथ ही हिदायत भी है, अभी कुछ दिन फालतू उछल कूद से परहेज रखना, अन्यथा इस बार 40 दिन का प्लास्टर चढ़ेगा पैर में। देखेंगे। हाथ में पर्चा लेकर वो अजय की तरफ पलटी। चल भाई, सहारा दे, कुछ और देर तक तुम्हारे सहारे की जरूरत है मुझे। अगला दृश्य। शाम को 4 बजे सहारा इंडिया की फ्लाइट से वो लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पहुंची। वहां से टैक्सी कर विधानसभा के पीछे पुलिस मुख्यालय पहुंचने में उसे 25 मिनट लगे। वो सीधा एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी के सामने अपना आई कार्ड पेश किया। कार्ड पर नजर पड़ते ही पुलिस एसपी हड़बड़ाते हुए कुर्सी से उठा। जोरदार सैल्यूट मारने के बाद चापलूसी भरे लहजे में बोला, बैठिए मैडम। लेंगी क्या आप, चाय या ठंडा? कुछ नहीं ऑफिसर, मैं यहाँ तानसी की तलाश में आई हूँ। कल रात इस शहर में उसने होटल आधारशिला में जो ड्रामा किया वो मैं अखबार में पढ़ चुकी हूँ। उसके बाद उसकी तलाश में पुलिस ने क्या कदम उठाया, पुलिस को उसके बारे में कोई और जानकारी मिली या नहीं, ये जानना चाहती हूँ मैं। सॉरी मैडम, वो आह सी भरता हुआ बोला। रात तो होटल वाली घटना के बाद वो गायब ही हो गया था। आज दिन में उसका जो हल्का सा सुराग लगाने में पुलिस सफल हुई, वो जानकारी भी किसी काम नहीं आने वाली है आपके ऑफिसर। रीमा भारती ने सख्त नजरों से उसकी ओर देखा, जिसका नाम मटुकनाथ मतोंडकर था। रीमा ने उसका नाम ऑफिस मेज पर रखी लकड़ी की तख्ती से जाना था, जिस पर लिखा था एसपी सिटी मटुकनाथ मतोंडकर। नजरों की भांति उसके लहजे में भी सख्ती का पुट था। अखबारों में छपी खबर के अलावा तानसी के संबंध में जो भी जैसी भी खबर आपके पास हो फौरन से पेशतर बयान करें। मेरा एक एक सेकंड कीमती है। ओके मैडम, वो सावधान लहजे में बोला। रात वो होटल से कस्टमर की सीडान लेकर भागा था। उसके साथ जोकर जैसा एक, ये मैं अखबार में पढ़ चुकी हूं मिस्टर मटकानाथ। चुभते हुए लहजे में उसे टोका गया। मुझे वो रिपोर्ट करो जो अखबार में नहीं छपी, ऐसा मैं पहले भी कह चुकी हूं। वो सीडान पुलिस ने आज दोपहर रायबरेली मार्ग पर एलडीओ के पीछे बन रही एक नवनिर्मित कॉलोनी के पीछे से बरामद की है। एसपी नॉन स्टॉप शुरू हुआ। जिस मकान के सामने से बरामद की वो एक मजदूर परिवार के कब्जे में था। पूछताछ के लिए मजदूर को पकड़ा गया तो उसका बयान चौंका देने वाला था। उसके बयानानुसार तानसी और उसका साथी दोनों ने ही रात उसी मकान में गुजारी। मजदूर को उन्होंने ये पुड़िया सरकाई कि वो उस कॉलोनी में 25 मकान खरीदना चाहते हैं और भी झूठ बोला।
मजदूर तो मजदूर ही होता है। उसके पास सच या झूठ को परखने की अक्ल होती तो वो मजदूर क्यों होता। कहने का अर्थ उन्होंने मजदूर को अपने वाक्य जाल में फंसाकर उस अधूरे बने मकान की छत पर रात गुजारने के लिए राजी कर लिया। दूसरे दिन यानी आज सुबह 11 बजे तक वो वहीं रहे। 11 बजे के बाद कार वहीं छोड़कर पैदल ही निकल लिए। बस पुलिस वहां क्यों कर पहुंची? उसके चुप होने से पहले ही रीमा ने अगला सवाल किया। शहर की पुलिस तो रात से ही उस सीडान और उन दोनों अपराधियों की तलाश में शहर का कोना खुदरा खंगाल रही थी। वो कॉलोनी शहर से थोड़ा बाहर करके बन रही है। वहां पुलिस जीप आज दिन में पहुंची और महज उसी सीडान और उन दोनों की तलाश करती पहुंची। उस नवनिर्मित कॉलोनी में सीडान की बरामदगी के बाद पुलिस का अगला कदम क्या था? सीडान को उस कॉलोनी में बरामद कर दिखाने वाला हमारे महकमे का इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज था। सीडान के बरामद होते ही उसने कंट्रोल रूम में सूचना दी। हेडक्वार्टर से भारी पुलिस फोर्स भेजी गई। उस कॉलोनी की चारों तरफ नाकेबंदी कर कॉलोनी के सारे मकानों की तलाशी ली गई, किंतु तानसी या उसके साथी का कोई अन्य सुराग नहीं मिला। इसके अलावा तानसी और उसके साथी की तलाश में और क्या कदम उठाए अभी तक शहर की पुलिस ने? शहर की सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। गहन चेकिंग के बाद ही शहर में आने जाने वाले वाहनों को हरी झंडी मिल रही है। इसके अलावा शहर के प्रत्येक होटल व गेस्ट हाउस धर्मशालाओं में उनकी तलाश जारी है। इसके अतिरिक्त बस स्टॉप व रेलवे स्टेशन में क्या व्यवस्था करवाई है आपने मिस्टर सुराही प्रसाद? वे दोनों शहर से मैडम, मन ही मन हजार हजार बल खाते एसपी ने सुसंयत लहजे में कहा। मेरा नाम मटकानाथ या सुराही प्रसाद नहीं, मटुकनाथ मतोंडकर है। मुझे मालूम है साहब। चेहरे पर मासूमियत का अधिकार था रीमा के। ये मेज पर रखी लकड़ी की तख्ती पर हिंदी में लिखा हुआ है। फिर आपने मुझे अपना नाम क्यों बताया, मैं जान सकती हूँ? वो मैडम, वो तनिक असुविधापूर्ण लहजे में बोला। अभी कुछ देर पहले आपने मेरा नाम मटकानाथ फिर सुराही प्रसाद करके लिया। अच्छा जी। मन ही मन अट्टहास किंतु प्रकट में हैरान होती रीमा ने कहा। इतनी बड़ी गलती हुई मुझसे? ना साहब ना, मैं नहीं मानती। मानो मेरी जुबान चिकनी चीजें खा खाकर इतनी फिसलनी हो चुकी है कि जब देखो तब जहां तहां फिसलती रहती है। लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक? कप्तान साहब का नाम लेने में गड़बड़ी नहीं कर सकती है। जरूर आपको सुनने में मुगालता लगा है। मुगालता तो नहीं लगा मुझे। हाँ, हो सकता है बेध्यानी में आपके मुंह से निकल गया हो मैडम। खैर छोड़िए इस किस्से को। बिल्कुल नहीं। पल में गिरगिट की तरह रंग बदला रीमा भारती के चेहरे ने। हैरानी की जगह संजीदगी काबिज हुई उसके चेहरे पर। मिस्टर मटक, मेरा मतलब मिस्टर मटुकनाथ मतोंडकर जी, यदि वाकई मेरी जुबान ने गुस्ताखी की है तो इसे सजा मिलनी ही चाहिए। आप चाकू मंगवाइए। चाकू क्यों? हवन्नकों जैसे भाव परिलक्षित हुए पुलिस एसपी के चेहरे पर। मैं अपनी गुस्ताख जुबान को काट डालूंगी। ना रहेगी मुंह में गुस्ताख जुबान, ना होगी आपकी शान में कोई गुस्ताखी। नहीं मैडम। आश्चर्य मिश्रित सिसकारी निकली एसपी के मुंह से। साथ वो पूर्ववत हवन्नकों की तरह पलके झपकाए हुए रीमा के खूबसूरत चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता हुआ बोला। मुझे लगता है वाकई मुझे ही सुनने में कोई गलती हुई है। आप इतनी बड़ी, इतने जिम्मेदार ऑफिसर, आपसे कहाँ गलती हो सकती है? यहाँ आप सही नहीं है साहब। जरूरी नहीं है कि गलती छोटे से ही हो, गलती बड़ों से भी होती है। क्योंकि आप इस समय खुद कंफ्यूज हैं, इसीलिए मेरा जुबान काटने का इरादा कैंसिल। फिर भी सॉरी जरूर कहूंगी आपसे। इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी मैडम। रीमा को सनकी जासूस समझकर मुस्कुरा उठा एसपी। मुस्कुराते हुए ही बोला। अब मैं श्योर हूं कि आपने मुझे मटकानाथ या सुराही प्रसाद नहीं कहा था। थैंक्स गॉड। छत की तरफ मुंह करके बड़बड़ा उठी वो। आपके शोर होते ही मेरे दिमाग की टेंशन खत्म हो गई। अब एक बार फिर से आप उसी जगह पर आ जाइए जहां से हम विषय भटके थे। मैं जानना चाहती हूँ कि यदि तानसी व उसका साथी बस या रेल से ये शहर छोड़ने का इरादा रखते हो तो क्या इंतजामात हैं आपके? बस व रेलवे स्टेशन दोनों ही जगह भारी पुलिस फोर्स के अलावा सादी वर्दी वाले भी उनकी टोह में हैं। तानसी को तो अब तक देश का बच्चा बच्चा पहचान चुका है। हाँ, उसके साथी की शिनाख्त मुश्किल है। होटल में वो सांता क्लास वाले बहरूप में ठहरा था। यदि उसने उस बहरूप को तिलांजलि दे दी तो उसका पहचाना जाना असंभव होगा। होटल आधारशिला में उसके बहरूप के बारे में पुलिस ने कोई सवाल जवाब नहीं किया? पूछा गया है होटल वालों से। कहते क्या है इस बाबत होटल वाले? वो रिसेप्शनिस्ट जिसने उसकी एंट्री दर्ज की है, उसका बयान है कि कस्टमर ने उसके पूछने पर अपने बहरूप के बारे में बताया था कि कस्टमर जिसका नाम टोनी गोंजाल्विस था इस संसार में अकेला था। बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन मन अशांत था। मन की शांति के लिए वो सांता क्लॉज के बहरूप में भारत भ्रमण पर निकला था। वो शहर शहर गांव गांव जहां कहीं भी क्रिश्चियन बस्तियां थीं, वो इस रूप में जाकर बच्चों को उपहार बांटता था। मुट्ठी भर टॉफियां उसने रिसेप्शन पर भी दी थी। यहाँ उलझन में डालने वाला एक सवाल पैदा होता है दिमाग में।
मेज पर पियानो की तरह उंगलियां चलाते हुए रीमा बड़बड़ाई। कैसा सवाल? आखिर वो सांता क्लॉज बना शख्स था कौन? तानसी का ही साथी था, और कौन हो सकता है? मुझे नहीं लगता। मुंबई में वो मुझसे जान बचाकर अकेला ही अपनी प्रयोगशाला से भागा था। यहाँ आकर उसने नया ही साथी बनाया था उसे। जरूर उसका साथी भी कोई वैज्ञानिक ही होगा। तानसी और उसके साथी के कमरों से जो सामान बरामद हुआ है वो सामान मंगवाइए आप। मैं देखना चाहती हूँ। एसपी मटुकनाथ ने मेज पर रखी घंटी ठकठकाई। जवाब में पल भीतर दरवाजे पर उसका अर्दली नमूदार हुआ। तेजपाल, जाओ जाकर इंस्पेक्टर शेखावत से कहो रात होटल आधारशिला में तानसी और टोनी के कमरों से जो सामान बरामद हुआ है उसे लेकर तुरंत मेरे पास हाजिर होए। ओके सर। एड़ियों के बल अबाउट टर्न हुआ अर्दली और एसपी के ऑफिस से बाहर निकल गया। पीछे रीमा भारती ने सिगरेट सुलगा लिया। उसने कोई 3-4 ही कश लिए होंगे सिगरेट के कि पहले इंस्पेक्टर की वर्दी पहने 6 फुटा जवान एसपी के ऑफिस में दाखिल हुआ। उसके हाथ में बड़ा सा ब्रीफ केस था। उसके पीछे एसपी का अर्दली भी था। उसके दोनों हाथ व्यस्त थे। एक में ब्रीफ केस तथा दूसरे में एयर बैग था। रीमा के कहने पर पहले बड़ा सूटकेस मेज पर रखा गया। सिगरेट का आखिरी कश लगाने के बाद रीमा ने बचे हुए टुकड़े को एशट्रे में झोंका। सूटकेस खोला तो उसमें उसे कपड़ों के अलावा 1000 तथा 500 के नोटों की गड्डियों की झलक मिली। उसके अलावा उस सूटकेस में तवज्जो लायक जो और चीज थी वे भोजपुरी के गानों की सीढ़ियां थी। 8 सीढ़ियां थी। भरपूर नजर उस सूटकेस में डाल चुकने के बाद रीमा ने एसपी मटुकनाथ की तरफ देखा। यस मैडम। निकट खड़ा इंस्पेक्टर शेखावत तत्पर लहजे में कह उठा। ये सूटकेस होटल में टोनी गोंजाल्विस नाम से बुक रूम से ही पुलिस ने बरामद किया है। लेकिन मैडम, आपने ये इतना सटीक अंदाजा कैसे लगाया? मटुकनाथ के चेहरे पर हैरानी थी। जवाब में गुलाबी अधरों पर मुस्कुराहट कथक करने लगी। बहुत ही सरल अंदाज में अपने अंदाजे की बाबत जवाब दिया उसने। एसपी साहब, तानसी मूल रूप से चीनी है। उसके सूटकेस में ये भोजपुरी गानों की सीढ़ियों का क्या मतलब? ये भाषा तो अभी मेरे भी भेजे से 4 फुट ऊपर होकर गुजरती है, जबकि मैं इसी देश की रहने वाली हूँ। बात को समझने वाले अंदाज में हुंकारी भरी मटुकनाथ ने। उसके बाद रीमा भारती ने ब्रीफकेस तथा एयरबैग की बहुत ही बारीक तलाशी ली, किंतु नतीजा निराश करने वाला ही निकला। उसके हाथ ऐसी कोई वस्तु नहीं लगी जिसे वो तानसी व उसके साथी का तलाश का क्लू कह सकती। ले जाओ भाई ये सब। वो शेखावत से मुखातिब हुई। मैंने बेकार ही तुम्हें तकलीफ दी। इसमें तकलीफ की क्या बात है मैडम? वो एयरबैग की चेन बंद करता हुआ सम्मानपूर्ण लहजे में बोला। बावजूद इसके कि उसके पास रीमा भारती की कोई पहचान नहीं थी, उसके लहजे में गहरा सम्मान था। कदाचित मां भारती की लाडली का व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली था। ये तो मेरा फर्ज है। इस बार रीमा शांत रही। इंस्पेक्टर शेखावत ने सारा सामान समेटा, कुछ खुद संभाला और कुछ उसने तेजपाल नामक अर्दली को पकड़ाया और वहां से रुखसत हुआ। अब साहब, रीमा ने एसपी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे उस कॉलोनी का पता चाहिए जहां तानसी और उसके साथी ने रात काटी थी। वहां आप क्या जाएंगी? आप कहें तो उस मजदूर को यही तलब करवा लूं या उसकी पूरी फैमिली को? नहीं एसपी साहब, उन बेचारों को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। कष्ट के लिए हम जनता के सेवक जो हैं, वहां मैं खुद जाना पसंद करूंगी। जाएंगी कैसे वहां? आप तो मुंबई। क्यों साहब, लखनऊ में टैक्सी जैसी सवारी नहीं पाई जाती क्या? नहीं नहीं, मेरा यह मतलब था। आप कहीं तो बाहर परिसर में मेरी एम्बेसडर गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर भी होगा। काम तो मेरा बिना ड्राइवर के भी चल जाएगा। हाँ, वापसी में मुझे देर हुई तो आपको दिक्कत हो जाएगी। नहीं होगी। हेडक्वार्टर में सरकारी जीपें भी हैं। बढ़िया। आप पहले उस कॉलोनी का पता बताएं, बाद में कार की चाबी। कॉलोनी एलडी को की बैक साइड में बन रही है। रायबरेली रोड पर कई जगह एलडी को के बोर्ड हैं तथा उस नई कॉलोनी के लिए जाते रास्ते को एरो द्वारा चिन्हित किया गया है। नवनिर्माणाधीन कॉलोनी का नाम शारदा नगर कॉलोनी है। रीमा ने कुर्सी छोड़ी। अब एम्बेसडर की चाबी वो ड्राइवर के पास है। चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। अपनी कुर्सी छोड़कर मेज के पीछे से बाहर आते हुए मटुकनाथ ने कहा। अगला दृश्य। रीमा भारती शारदानगर कॉलोनी पहुंची। एम्बेसडर उसी मकान के सामने रोकी जहां से दोपहर पुलिस ने सीडान बरामद की थी। कार से उतरकर बरामदे की तरफ बढ़ी जहां मजदूर परिवार मौजूद था। मजदूर परिवार की निगाहें उसी पर लगी हुई थी। बरामदे में चढ़कर वो मजदूर के परिवार के बीच यूं जा बैठी जैसे उसी परिवार का एक हिस्सा हो वो। क्यों भाई? लहजा एकदम शांत तथा सरल था उसका। रात 2 अपरिचित लोगों ने तुम्हारे यहां ही पनाह पाई थी ना? हाँ मेम साहब। मजदूर के चेहरे पर भय की परछाइयों ने कुंडली मार ली थी पल भर में ही। उस समय मति मारी गई थी मेरी। तब मुझे नहीं मालूम था कि वो बहुत बड़े बदमाश थे। पुलिस उनकी तलाश में थी। जानते होते तो। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। बीड़ी पीते हो? हाँ, हम दोनों ही पीते हैं।
आपने क्यों पूछा मीम साहब? बीड़ी हो तो एक मुझे भी पिलाओ। आप बीड़ी? मजदूर हैरान हो उठा, थोड़ा बौखला भी उठा। अभी लाता हूं। वो उठा और अंदर से बीड़ी का बंडल लेकर आया और दोनों हाथों की हथेलियों पर रखकर श्रद्धा सुमन की तरह पेश करता हुआ बोला, लीजिए मेम साहब। बंडल से बीड़ी निकालकर गुलाबी अधरों के एक कोने में फंसाने के बाद कहा, माचिस? माचिस उसकी बीवी ने पकड़ाई। बीड़ी सुलगाकर उसका सुट्टा लगाते हुए रीमा की नजरें 14 वर्षीय लड़की पर पड़ी, जो पहले एक टक उसी को देख रही थी। नजरें मिलने पर वो परे देखने लगी। रीमा को उसकी यह हरकत थोड़ी अजीब तो लगी, पर कोई खास नोटिस नहीं किया उसने तब। वो दोनों रात भर यहां रुके? रीमा ने मजदूर की तरफ तवज्जो दी। पुलिस को तुमने बताया रात उनके खाने पीने की व्यवस्था भी तुम्ही ने की थी? यानी बहुत सी बातें हुई तुम्हारे और उनके बीच रात। बातों बातों में उनके मुंह से कभी निकला हो कि यहाँ के बाद उनका अगला पड़ाव कहाँ होगा? उनकी बातों में ऐसा कोई जिक्र नहीं था। उत्तर सुनकर निराश नहीं हुई रीमा। बीड़ी का कश लेकर धुआं उगला, फिर कहा, याद करने की कोशिश करो भाई। शायद तुम्हें ऐसा कुछ याद आ जाए जिससे पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सके। उनकी गिरफ्तारी का इनाम ऐसे में तुम्हें मिलेगा। 50 लाख का इनाम भारत सरकार ने रखा है, 20 लाख का इनाम उत्तर प्रदेश सरकार का है। सब तुम्हें मिलेगा। वो तो ठीक है मेम साहब, लेकिन उनसे हमारी कोई खास बात नहीं हुई थी। यहाँ पहुंचकर रात यहीं बिताने की इच्छा जाहिर की, साथ ही 500 के इनाम का लालच भी दे डाला। उसी लालच के हवाले होकर हमने रात उन्हें यहीं ठहरने की हामी भर दी। उनके लिए बाजार से सामान लाया तो वो ऊपर छत पर जा चुके थे। पहले फेरे में तो उनका सामान मैंने ऊपर पहुंचाया। बाद में चमेली ने उनको पानी गिलास दिए थे। चमेली का जिक्र आने पर रीमा की निगाहें एक बार फिर से उस खिलते यौवन की तरफ गईं। उसने एक बार फिर से वही हरकत दोहराई। पहले जो निगाहें रीमा की तरफ थी, उधर जब रीमा की नजरें हुई तो लड़की की निगाहें दूसरी तरफ हो गई। इसका मतलब पोट्टी के पास भी कहने को है कुछ। शायद मजदूर से भी ज्यादा मसाला है इसके पास। बढ़िया, बाद में इसे भी देखूंगी। बीड़ी का आखिरी कश लेकर उसने टोंटे को एक तरफ फेंका। मुंह से धुआं उगलने के बाद निगाहें फिर से मजदूर पर आ जमी। सुबह उन दोनों के मुंह से कुछ ऐसा निकला हो जिससे पता लगे कि यहाँ से रुखसत पाने के बाद वो अपना अगला ठिकाना इसी शहर में कहीं बनाना चाहते हैं, या फिर शहर से बाहर जाने जैसी कोई बात उनके मुंह से निकली हो। हमारे सामने उनमें से किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं की थी। सुबह 8 बजने से पहले ही चमेली की माँ और मैं दोनों ही मजदूरी के लिए निकल लिए थे। चमेली ने ही पुलिस को बताया था कि वो दोनों दोपहर तक यहीं थे। हम तो पुलिस के बुलाए यहाँ पहुंचे थे। ठीक है भाई, तुम आराम से बैठो, रीमा उठते हुए बोली। मैं चमेली के साथ ऊपर छत पर जा रही हूँ। थोड़ी ताजी हवा खाने का मन कर रहा है। आ चमेली, ऊपर चलते हैं। चमेली हिचकिचाई तो मजदूर की बीवी बोल पड़ी, जा चमेली, मेम साहब का कहना मान। तनिक हिचकिचाते हुए चमेली उठी और रीमा के साथ सीढ़ियों की ओर बढ़ी। चमेली? छत पर पहुंचते ही रीमा ने उसे रोककर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। जी, मगर आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हैं। कांपते हुए लहजे में उसने अपनी बात पूरी की। गलत फहमी है तुम्हारी चमेली, मैं तुमसे सुंदर नहीं हूं। कपड़े जरूर मेरे कीमती हैं। गाल से लेकर गले और फिर नीचे वक्ष तक उंगली फेरती चली गई वो चमेली के। उसकी इस हरकत पर एक अजीब किस्म की सनसनी अपने जिस्म में फैलती लगी चमेली को। पल भीतर ही उसके जिस्म के सारे रोए कांटों की तरह खड़े हो चुके थे। ये आप क्या कर रही हैं? मदहोशी के आलम में वो बड़बड़ाई। कुछ भी तो नहीं। हाथ को चमेली की पीठ पर ले जाते हुए उंगलियों का खेल जारी रखा रीमा ने। अभी तुम नीचे थी तो मैं तुम्हारे पिता से कुछ सवाल कर रही थी। उनके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन मुझे लगा कि तुम अपने पिता से ज्यादा उन दोनों के बारे में जानती हो। क्यों, मैं सही कह रही हूं ना? मैं भी उनके बारे में कुछ नहीं जानती। रात मैंने उनके लिए पानी और गिलास ऊपर पहुंचवाए थे बस। चमेली को अपने ऊपर एक अजीब सा नशा हावी होता महसूस हुआ। उसका एक मन कर रहा था कि सामने खड़ी मेम साहब से कहे कि वो उसकी पीठ से उंगली हटा ले, तो दूसरा मन कह रहा था कि मेम साहब से कहे अच्छा लग रहा है और करे। और रीमा भारती ने जिस खेल की शुरुआत की थी उसकी वो दक्ष खिलाड़ी थी। चमेली की जुबान खुलवाने के लिए सख्ती की जगह ये रास्ता अपनाना उसे बेहतर लगा था। झूठ मत बोलो चमेली। वो अपनी उंगली को होले होले से चमेली की पीठ पर चुभोते हुए फुसफुसाई। तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं कि तुम उन दोनों के बारे में कुछ ऐसा भी जानती हो जो तुम्हारे माँ बाप नहीं जानते हैं। बताओ, डरो नहीं। तुम जो कहोगी उसे मैं सिर्फ अपने तक ही रखूंगी। लेकिन मेम साहब, चमेली को अपना समूचा अस्तित्व भयंकर चक्रवात में फंसा महसूस हो रहा था। मुंह से उत्तेजक भवके निकल रहे थे। सच में ही मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। वो तो। हाँ हाँ कहो। दूसरा हाथ उसकी चोली में उलझा दिया रीमा ने।
कम उम्र की लड़की का इस विचित्र तरीके से मुंह खुलवाने का प्रयास उसकी अनुभवी आंखों ने ये ताड़ लेने के बाद शुरू किया था कि चमेली कम उम्र का होने के बावजूद एक खेली खाई लड़की है। अपना वो प्रयास जारी रखते हुए रीमा ने उसके पत्थर की मानिंद कठोर वक्षों की नोकों को बारी बारी सहलाते हुए कहा, कहो चमेली, क्या कहने जा रही थी तुम? मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। बस बात सिर्फ इतनी है कि रात अम्मा और बापू के सो जाने पर उनके बुलावे पर मैं ऊपर गई थी। 2 घंटे रही। 1,000 रुपये का नोट इनाम में मिला। रात दिन में क्या? रीमा ने उसकी आंखों में झांका। सुबह अम्मा और बापू के काम पर चले जाने के बाद नीचे कमरे में भी रात वाला खेल खेला गया और खेल के बाद में उन्होंने मुझसे कपड़े की पेटी में से अम्मा की एक धोती व बापू का पजामा कुर्ता लिया था। क्या? रीमा के चेहरे पर दिलचस्पी के भाव परिलक्षित हुए। वो पूर्ववत चमेली की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारी अम्मा और बापू के कपड़ों का क्या किया उन्होंने? अम्मा की धोती गंजा नाटा अपने सिर पर औरतों वाले बाल लगाकर औरत बना, दूसरा मजदूर बन गया बापू के कपड़े पहनकर। उन्होंने मेरे सामने रूप ना बदला होता तो मैं पहचान नहीं सकती थी। जाते जाते 1,000 वाला नोट और मुझे पकड़ा गए थे। वो आपस में भी तो कुछ बातें कर रहे होंगे, सुनी भी होंगी तुमने। यहां से निकलकर कहाँ जाने वाले थे, इस बारे में कोई बात हुई थी उनके बीच? मैंने नहीं सुनी। हाँ, यहाँ से निकलते वक्त जो मजदूर के वेश में था उसने कहा था शहर तक कार से चलते हैं, तो औरत बने नाटे ने उसे डांट दिया था। कह रहा था इस कार पर बाहर निकलते ही धर लिए जाएंगे। फिर उसकी डांट सुनकर दूसरा खामोश ही रहा। फिर दोनों पैदल ही चलते हुए मेरी आंखों से ओझल हो गए थे। इसके अलावा और कोई बात जिससे पता लगे कि नहीं, ये आपने हाथ क्यों बाहर कर लिया? अच्छा लग रहा था। बस चमेली, अब मुझे जाना होगा। थोड़ा और रुक जाती मेम साहब, सिर्फ कुछ देर। चमेली का लहजा गिड़गिड़ाने जैसा था, लेकिन रीमा ने उसके गिड़गिड़ाने पर ध्यान नहीं दिया। वो समझ चुकी थी कि चमेली के पास उससे ज़्यादा और जानकारी नहीं है। वहाँ और रुकना समय की बर्बादी है। अतः दो टूक लहजे में एक ही बात कही थी उसने, मैं और नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से निकलना होगा। कहने के साथ ही वो सीढ़ियों की ओर बढ़ी। पीछे चमेली ने एक ठंडी आह भरी। अगला दृश्य। वहाँ से रीमा एक बार फिर से पुलिस मुख्यालय में एसपी मटुकनाथ के पास पहुँची। रात के 10 बजने पर भी वह अभी अपने ऑफिस में ही था। एसपी साहब, उसके सामने वाली सीट पर कब्जा जमाने के साथ ही रीमा ने कहना शुरू किया, आप पुलिस आर्टिस्ट को बुलवाएं या जाकर खुद उससे कहें कि वो तानसी के औरत वाले रूप के कंप्यूटर में 1000 के करीब प्रिंट आउट करे। तानसी का औरत वाला रूप? एसपी के चेहरे पर ना समझ आने वाले भाव थे। हाँ, शारदा नगर कॉलोनी से मजदूर के यहाँ से वो औरत का बहरूप बनाकर निकला था, और उसका साथी जो पहले सांता क्लास के बहरूप में था या होटल के रजिस्टर में जिसने अपनी एंट्री टोनी गोंजाल्वीस के नाम से करवाई थी, वो तानसी के साथ मजदूरों वाले वेश में वहाँ से रवाना हुआ है। तानसी को तो पुलिस आर्टिस्ट औरत का रूप दे सकता है, उसकी तस्वीरें हैं हमारे पास, लेकिन उसके साथी के मजदूर वाले रूप का चित्र, उसको मारिए गोली। जो हो सकता है वही करिए। तानसी के सिर पर औरतों वाली कई तरह की विगों का डिज़ाइन करवाइए। वहाँ से सूती धोती पहनकर निकला है वो। सुबह के समाचार पत्रों व टीवी में तो रात में ही उसके नए बहरूप का प्रचार हो जाना चाहिए। साथ ही उसके इस नए बहरूप की खबर उसकी टोह में लगे पुलिसकर्मियों को भी लगनी चाहिए, वो भी तुरंत। मैं अभी रिकॉर्ड रूम में होकर आता हूँ, कहता हुआ मटुकनाथ उठा और अपने ऑफिस से बाहर निकल गया। पीछे रीमा भारती ने अपने लिए एक सिगरेट सुलगा ली। उसके हल्के हल्के कश लेते हुए उसके चेहरे पर ज़माने भर की गंभीरता कुंडली मारे बैठी थी। उसका जहन तानसी में ही उलझा हुआ था। रह रहकर उसके मस्तिष्क में उसकी धमकी घन की तरह चोट कर रही थी। मैं ये अपनी लैब छोड़ रहा हूँ रीमा, ये देश नहीं। थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे इससे बड़ी लैब तैयार कर लूँगा। तब मैं एक बार फिर से यही तमाशे इंडिया में दिखाऊंगा। मुंबई व शोलापुर जैसे। हरामजादे ने अभी देश नहीं छोड़ा, इसका मतलब उस समय उसने खोखली धमकी नहीं दी। इसी देश में रहकर वो फिर से अपनी तैयारी में जुट गया है। लेकिन इससे पहले कि उसकी तैयारी पूरी हो, इस देश में कोई नया खूनी कारनामा अंजाम दे, मुझे उस तक पहुंचना होगा। पहले ही वो कमीना इस देश में जान और माल की भारी हानि कर चुका है। आगे उसे हर कीमत पर रोकना होगा। उसकी तलाश में दर बदर की खाक छाननी होगी मुझे। और इस बार हरामी हत्थे चढ़ा तो फार्मी मुर्गे की तरह बिना कलमा पढ़े साले की मुंडी मरोड़ दूंगी। सिगरेट नहीं, वो अपना कलेजा फूंक रही थी। एक के बाद एक करके उसने उस समय तीसरी सिगरेट सुलगाई थी कि तभी एसपी मटुकनाथ वहाँ वापस लौटा। उसकी कुर्सी के पास खड़े होकर उसने हाथ में लिए कुछ फोटोग्राफ्स उसकी तरफ बढ़ाए।
ये पुलिस आर्टिस्ट ने तानसी के औरत वाले 3-4 अलग अलग रूप भरे हैं। आप देखिए और बताइए कि कुछ और चेंज चाहती हो तो इतना काफ़ी है। एक नज़र फ़ोटोग्राफ्स पर डालने के बाद वो उन्हें एसपी को वापस करते हुए बोली, अब आप मीडिया को बुलवाकर उन्हें समझाइए कि उन्हें क्या और कैसे करना है। बाकी अब मैं किसी होटल का रास्ता देखती हूँ। कहने के साथ हुई वो उठ खड़ी हुई। आप कहें तो आपके इस शहर में ठहरने की व्यवस्था। धन्यवाद एसपी साहब, ये सब मेरे लिए आम बात है, मैं देख लूँगी। नमस्ते। पहले फेरे में ही वहीं छोड़ गई अपना सूटकेस उठाकर एसपी के ऑफिस से बाहर हो ली वो। अगला दृश्य। कहानी का रुख एक बार फिर से बिहार के उस छोटे से गांव की तरफ पलटता है। जी हाँ, मेघवल मठिया ही है उस गांव का नाम। मेघवल मठिया में उस जगह जहां देश की एक प्रख्यात मोबाइल कंपनी के टावर स्थापित का कार्य 4 दिन पहले शुरू हुआ था तथा एक रात पहले टावर को खड़ा करने के लिए मजदूर लोग खुदाई का कार्य कर रहे थे कि सुबह होने पर उनकी अंग अंग कटी लाशें वहाँ मिली थी। शहर से पुलिस ने आकर उन लाशों का पंचनामा भरा था, उनको पोस्टमार्टम के लिए शहर भेज दिया था। दूसरे दिन चारों लाशें पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार वालों के सुपुर्द कर दी गई थीं। लाशों का अंतिम संस्कार करने के बाद मृतकों के परिवार वाले घटनास्थल पर मृतकों की याद को दिलों में जीवित रखने के उद्देश्य से पहुंच गए थे। साथ में गांव के और लोग भी थे। वो छोटा गांव था, गिनती के परिवार थे। सभी एक दूसरे को जानते व एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते रहते थे। बड़ा ही गमगीन वातावरण था वहाँ का। औरतें उस स्थान के पास बैठी विलाप कर रही थीं जहाँ की गाँव वालों ने उनकी लाशें बरामद की थी। मर्दों के नेत्र भी सजल ही थे। रात्रि का समय था। करीब आधी दर्जन लालटेनें यहाँ वहाँ रखी वातावरण में प्रकाश व्यवस्था को किसी हद तक संभाले हुई थीं। स्त्री पुरुषों दोनों को मिलाकर वहाँ 50 लोगों की उपस्थिति थी उस घड़ी। सभी की आंखें नम तथा हृदय द्रवित थे। सहसा वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक उठे। हैरान निगाहें फिरकने की भांति चहुं ओर घूमने लगीं, किंतु सबके प्रयत्न विफल रहे। किसी की निगाह वो ना खोज सकी जो खोजना चाहती थीं, जबकि उनको चौकन्ना करने वाला कार्यक्रम बदस्तूर चालू रहा। वह बहुत ही मनमोहक संगीत था जो पल भर पहले के गमगीन वातावरण को मदहोशी के वातावरण में तब्दील करने पर अड़ चुका जान पड़ता था। ये एक ग्रामीण आंखों में दुविधा के भाव लिए हकलाते हुए बोला, यहाँ पर इस समय रेडियो या टेप बजाने की क्या तुक? किसने की होगी ये जलील हरकत? दुष्ट को ये तो ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ गम का माहौल है। दिख नहीं रहा कोई, साथ ही ये भी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा कि ये बज कहाँ रहा है। दूसरे की आंखें अभी भी तलाश में भटकती दिख रही थीं। कुछ देर पहले जो आंखें गम में नम थीं, उनमें अब गहरी उत्सुकता दिखने लगी थी। सभी को उस ऑपरेटर की तलाश थी जिसने बेमौके पर मदहोश कर देने वाला संगीत कार्यक्रम शुरू कर दिया था। संगीत धीरे धीरे तेज़ होता जा रहा था, इतना भी नहीं कि उसे कर्णफोड़ू कहा जाए। तभी एक वृद्ध ने सलाह पेश की, कुछ लोग आसपास टहल कर देखो, कोई ऐसा करता नजर आए तो उसे समझाओ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ही मन हो तो यहाँ से दूर चला जाए और बजा ले, पहुँचा ले अपने दिल को ठंडक। तुम ठीक कहते हो चाचा, युवक ने लालटेन हाथ में लेते हुए कहा। मैं उधर देखता हूँ। और मैं उस तरफ। दूसरा एक दूसरी लालटेन की तरफ बढ़ते हुए बोला। मैं सामने जाता हूँ, मैं पीछे। 4 युवक लालटेन उठाकर तैयार हो गए। वातावरण में मदहोश कर देने वाले संगीत की स्वर लहरी बंद नहीं हुई थी अभी। गांव के चारों युवकों ने लालटेन संभालते हुए अपनी अपनी दिशा पकड़ ली थी कि तभी सामने का एक भाग रोशन हुआ तो उस घड़ी वहां मौजूद प्रत्येक शख्स के मुंह से हैरत भरी सिसकारी निकली। ये क्या? एक महिला तो कांपने ही लगी। ये रोशनी कहाँ से आई? समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी के चेहरे पर आश्चर्य के चिन्ह तो थे, किंतु लहजा उसका शांत था। रोशनी का कोई स्रोत भी नज़र नहीं आ रहा है। संगीत के रहस्य को जानने निकले युवकों के कदम अपनी जगह फ्रीज हो चुके थे। ये चक्कर क्या है? एक वृद्ध रोशनी की ओर देखते हुए खुद से ही सवाल कर बैठा। रोशनी का वो दायरा एक ही जगह स्थिर था। हर कोई हैरान था। कुछ देर पहले आपस में जो लोग टिप्पणियां कर रहे थे उनके चेहरों पर सन्नाटा खिंच चुका था। वातावरण में रोंगटे खड़े कर देने वाली निस्तब्धता का साम्राज्य कायम हो चुका था। गांव वालों की हैरानी का कोई अंत नहीं था। अगले मिनट उनकी नज़रों ने जो नज़ारा देखा उसने उन सभी के दिलों को उछाल कर कंठ तक पहुंचा दिया था। सभी के चेहरों पर राख पुती नज़र आने लगी थी। लोगों ने थूक सटकने का प्रयास किया तो पाया कि कंठ सूखा पड़ा है। काफ़ी देर बाद उस हार्ट फेल कर देने वाली निस्तब्धता को एक सिसकारी ने भंग कर दिया। सिसकारी क्या, मानो बम फूटा हुआ। हाँ, ये तो प्रेत लीला लगती है। सबकी निगाहें उस पर जा टिकीं जिसने वो उद्गार प्रकट किए थे। कल वाली हत्याएं? वो शख्स कांपते हुए लहजे में कह रहा था। इसी प्रेत लीला की हिस्सा थी। जान बचाने ही तो भागो।
कहा ज़रूर उसने भागो, लेकिन खुद भागने का प्रयास नहीं किया उसने। कदाचित भय ने उसके पैर जकड़ रखे थे। इस पर किसी ने उसे टोका भी। सुखिया कह रहा है भागो, तो खुद क्यों नहीं भागता? सब के साथ ही भागूंगा ना, तो तुम लोगों को यहाँ छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ भला? छोटी सी बात कहने में लंबा वक्त लगा दिया सुखिया ने। नज़रें उसकी भी अन्य लोगों की तरह सामने वाले दृश्य पर स्थिर थीं। सामने रोशनी के दायरे में भयानक प्रेत नृत्य करते दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सामने पर्दे पर कोई पिक्चर चलाई जा रही हो।